हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास एक और जो है वो इसमें हम कवर करेंगे। और जो है वो इंडिकेटर की बात हम कर रहे थे। इंडिकेटर में हमने बात करी थी कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कब काम में आते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बारे में इंफॉर्म करते हैं इंडिकेटर, ठीक है, कि एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो इंडिकेटर एंड पॉइंट पर अपना कलर क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, जिससे आपको एंड पॉइंट पर पीएच चेंज या एंड पॉइंट पर जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दो थ्योरीज इंडिकेटर के लिए हम बताते हैं, एक तो ओस्टवाल्ड थ्योरी है, दूसरी बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी जो है वो इंडिकेटर के लिए दी जाती है। तो देखो जरा कि अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है पीएच ऑफ इंडिकेटर। देखो पीएच ऑफ इंडिकेटर बहुत ही सीधा सा काम। देखो जरा कि ओस्टवाल्ड ने ये कहा था कि जो इंडिकेटर होते हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या फिर इंडिकेटर क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा इंडिकेटर जो है ना वो वीक एसिड इंडिकेटर है, फॉर वीक एसिड इंडिकेटर, फॉर वीक एसिड इंडिकेटर, ठीक है, कि भाई वीक एसिड इंडिकेटर के लिए हमें क्या करना है, एक तरीके से कि मान लो वीक एसिड इंडिकेटर है HIN। IN का मतलब है इंडिकेटर और H का मतलब है दिस इज वीक एसिड विच रिलीज H प्लस आयंस इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो होगा ये कि HIN ये इंडिकेटर जो है, क्योंकि आप इसको क्या करोगे, किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो HIN एक वीक एसिड इंडिकेटर है, ये आयनाइज होगा कैसे, H प्लस और IN माइनस, इस तरीके से ये आयनाइज होगा। और भाई इस रिएक्शन के लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा इसको हम बोलेंगे के IN मींस इंडिकेटर। देन के इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HIN। ध्यान से देखो, दिस इज नॉन आयोनाइज्ड पार्ट, दिस इज नॉन आयोनाइज्ड पार्ट एंड दिस इज आयोनाइज्ड पार्ट, ठीक है। और भाई देखो जरा कि किसी भी इंडिकेटर की पीएच या किसी भी सब्सटेंस की पीएच अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको H प्लस निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम H प्लस निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये हमारे पास हो जाएगा KIN, कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। दोनों तरफ हम एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग KIN ये हो जाएगा प्लस लॉग HI डिवाइड बाय IN माइनस, ठीक। फिर भैया दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस और ये हो जाएगा माइनस लॉग KIN और ये माइनस लॉग ये आ जाएगा HI डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, माइनस लॉग H प्लस क्या हो गया, ये हो गया पीएच। तो मैं ये बोलूंगा कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग KIN, ये हो जाएगा PKIN। और देखो माइनस, इस माइनस को अगर मैं प्लस में कन्वर्ट करूं तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। प्लस लॉग IN माइनस डिवाइड बाय HIN, ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेटर की पीएच निकालने का तरीका आ गया। भैया जी अगर मान लो यहीं पर कोई वीक बेस इंडिकेटर हो तो यहां पर पीएच की जगह क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। अब देखना जरा कि ये इक्वेशन आप देखो किसके जैसी इक्वेशन बन रही है, बफर के जैसी इक्वेशन बन रही है, हेंडरसन इक्वेशन जैसी इक्वेशन ये बन रही है। कि वहां पर हमने बोला था जैसे एसिडिक बफर में pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और ठीक ऐसे ही POH बेसिक बफर में POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ठीक वैसी ही इक्वेशन है यहां पर। देखो कि हम ये बोले कि भाई थ्योरेटिकली, है ना, थ्योरेटिकली, या आप ये कह सकते हो कि भाई देखो कि थ्योरेटिकली जो है ना हम ये बोलेंगे कि अगर HIN ये क्या है, नॉन आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन, और ये क्या है, आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन, है ना। थ्योरेटिकली इफ IN माइनस डिवाइड बाय HIN, ठीक है, इस रेशियो इज 1, देन इंडिकेटर will shows a color change, ठीक है। कि भाई थ्योरेटिकली हम ये बोलेंगे
कि ये सारी चीजें जो है ना एक तरीके से जो वो मैं आपको बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो थ्योरेटिकली ये बोलेंगे कि अगर ये रेशियो जो है वो 1 है, ध्यान दो जरा कि जैसा हमने पढ़ा था बेस्ट बफर के केस में, तो ये ठीक वैसा ही है। तो थ्योरेटिकली अगर ये रेशियो 1 है तो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। लेकिन भैया एक्सपेरिमेंटली, this is observed that the ratio of in minus divided by hin is 1/10 to 10/1। ठीक है, जब ये रेशियो कहां से कहां तक होता है, 1/10 to 10/1 तक होता है ना, यानी वही 0.1 से 10 के बीच में, देन इंडिकेटर will shows effective color distinction between ionized and नॉन आयोनाइज्ड पार्ट। ठीक है भैया जी, देखो इस लाइन का क्या मतलब है, क्या इस लाइन का मतलब यह है कि भैया देखो होता यह है कि जब ये रेशियो 1 होता है ना, तो वास्तव में इंडिकेटर कलर चेंज करना चाहिए और होता भी है। इस रेशियो पर इंडिकेटर इफेक्टिवली कलर चेंज करता है, लेकिन अपनी आंखें जो है ना वो इस कलर चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। कहने का मतलब हम इस कलर चेंज को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कलर चेंज हुआ लेकिन बहुत ही कम चेंज हुआ, पहले मान लो कलर लेस था और फिर जो बहुत ही हल्का पिंक हो गया कलर। ठीक है, जब ये रेशियो कितना हो गया 1, बहुत ही एकदम हल्का सा पिंक कलर आ गया, तो भाई इतना जो है वो लाइट कलर चेंज होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो अब ये इफेक्टिवली कलर चेंज कब होता है, कि हमारी आंखें कलर चेंज को कब ऑब्जर्व कर पाती है, जब ये रेशियो 0.1 से 10 के बीच में हो। तो अगर ये रेशियो जो है 0.1 से 10 के बीच में हो तो ही अपनी आंखें जो है वो इस कलर चेंज को, या जो बफर का या जो अपने पास इंडिकेटर है उसके कलर चेंज को हम ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं। कब, जब रेशियो होता है 0.1 से लेके कहां तक, 10 तक। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये सेम टू सेम जो है पूरा काम बफर के जैसा ही है। अगर मैं इसको क्या करूं कि भाई देखो, एक बार तो इस रेशियो को हम ले लेते हैं 1/10 और एक बार इस रेशियो को हम ले लेते हैं कितना, 10/1। ठीक है, ध्यान से देखो जरा कि अगर मैं मान लो इस रेशियो को 1/10 लूं तो मुझे बताओ इंडिकेटर की पीएच कितनी आएगी, 1/10 लोगे तो PKIN -1 हो जाएगी। और अगर मैं इसको 10/1 लूं तो पीएच हो जाएगी PKIN +1। तो ठीक वैसा ही जैसे बफर में हमने पढ़ा था बेस्ट बफर के केस में, है ना। तो फॉर इफेक्टिव कलर चेंज ऑब्जर्वेशन pH range should be कितना होना चाहिए, दिस रेंज शुड बी PKIN ±1। ठीक है, कि आपकी आंखें जो है वो इस कलर चेंज को ठीक से ऑब्जर्व कर पाए, इसके लिए जो है वो ये पीएच रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए भैया PKIN +-1 होनी चाहिए। अगर जो है मान लो जो इंडिकेटर है उसकी पीएच जो है वो इस रेंज में है, PKIN +-1 की रेंज में है, तब तो जो है इफेक्टिवली कलर ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज जो इफेक्टिवली कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। आप ये समझो कि ये हमारे पास जो है वो कोई इंडिकेटर है, ठीक है, और पीएच रेंज इज PKIN +-1। ठीक है, इधर आप मानो कि यहां पर पीएच है PKIN -1 और यहां पर पीएच है PKIN +1। ठीक है, दिस इज पीएच ऑफ इंडिकेटर। ठीक, अब अगर जो है वो इसके इधर गया और इसके इधर गया, ठीक है, तो आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पर बात करने फिनोफ्थलीन HPH की बात कर लेते हैं। फिनोफ्थलीन का जो PKI है ना, ये अप्रोक्सीमेटली होता है कितना, 9। ठीक है, तो इसकी जो पीएच रेंज होगी ये यहां पर तो हो जाएगी कितनी, 8, और यहां हो जाएगी कितनी, 10। ठीक, तो देखो जरा कि फिनोफ्थलीन, मैंने कहा था एसिडिक मीडियम है तो कलरलेस, तो अगर जो है वो फिनोफ्थलीन की पीएच 8 से कम है तब तो हम यहां पर बोलेंगे वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और अगर पीएच आपने 10 से ज्यादा कर दी तो यहां पर वो जो है वो कैसा हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। ठीक, अब ये जो रेंज है
ठीक है। ये जो रेंज है ये एक आप ये मानो कि ये जो है वो एक जोन होता है पीएच चेंज का, है ना, पीएच चेंज। ठीक है कि भाई 8 से लेके 10 तक क्या होगा, तो जब हम टाइट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, तो टाइट्रेशन कर्व में हम देखेंगे कि ये जो 8 से लेकर 10 तक की जो पीएच चेंज हो रही है ना, ये जब टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं तो ये चेंज तुरंत होना चाहिए, तुरंत ये चेंज, जितनी जल्दी ये चेंज जो है वो कवर होगा ना, उतना ही इफेक्टिवली हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा कि पीएच जो तुरंत 10 से ज्यादा जैसी ही हुई तो पिंक कलर का हो जाएगा, और 8 से कम जैसी ही हुई तो कलरलेस हो जाएगा। और आप ये मानो कि 10 से लेके 8 से लेके 10 के बीच में आपको कोई मिला जुला कलर दिखाई देगा, ना तो जो है वो आप बोलोगे कि कलरलेस होगा, ना ही बहुत ज्यादा पिंक होगा, दोनों के कारण मिला जुला कलर दिखाई देगा। इफेक्टिवली कलर जो है वो आपको 10 के बाद दिखेगा या फिर 8 से पहले दिखेगा। ये हमारे पास जो क्या होती है, एक तरीके से पीएच रेंज होती है। ऐसे ही जो है वो हम एक दो की बात और करें, जैसे हमारे पास जो एक दो अलग अलग इंडिकेटर और है, हम उनकी भी बात करते हैं। कि जैसे एक तो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मैं इसको तो मिटा देता हूं, सेम टू सेम मिथाइल ऑरेंज हो गया, ब्रोमोथाइल ब्लू हो गया। ये एक दो इंडिकेटर है जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो हम अक्सर काम में लेते हैं, तो बस इनकी पीएच रेंज आपको जो है डायरेक्टली ध्यान में रखने हैं। बाकी इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, हम कितनों की पीएच रेंज ध्यान में रखेंगे, हर एक की पीएच रेंज तो ध्यान में नहीं रख सकते ना। तो जैसे अगला है अपने पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपको पता है वीक बेस होता है, तो इसके लिए जो पीएच रेंज होती है ना, पीएच रेंज, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 3 to 4.4, ठीक है, ये होती है। तो 3 से कम अगर पीएच रेंज है, ठीक है, तब तो ये होता है ऑरेंज कलर का। और अगर जो है वो मिथाइल ऑरेंज की पीएच जो है ना वो इधर 4.4 से ज्यादा हो गई, तब ये हो जाता है कैसा, रेड कलर का। ठीक है, तो भैया मिथाइल ऑरेंज जो है वो इस तरीके से कलर चेंज करता है कि पीएच जो वो अप्रोक्सीमेटली 3 से कम, तब तो मैंने शायद उल्टा लिख दिया है ना, रेड और ऑरेंज कलर आएगा। ये जो है वो अगर 3 से कम होती है तो ये आएगा रेड कलर में, और अगर 4.4 से ज्यादा होती है तो ये हो जाता है किसका, ऑरेंज कलर का। ठीक है, फिर ऐसे ही जो है वो एक और एग्जांपल है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, अब ये भी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो पीएच रेंज होती है ना, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ब्रोमोथाइमोल ब्लू की होती है 6 to 7.5। ठीक है, और ये येलो और ब्लू कलर इसका होता है। तो देखो जरा कि इसके लिए मैं बोलूंगा पीएच रेंज ये हमारे पास होती है 6 to 7.6 के आसपास। ठीक है, और देखो जरा कि अगर आपने पीएच जो है वो 6 से क्या रखी है, कम रखी है, ठीक है, तो ये जो है वो ब्लू कलर का होगा, या अगर 6 से कम रखी है तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो येलो कलर का, और अगर ज्यादा कर दी तो ब्लू कलर का। इधर जो है वो येलो कलर आपको दिखेगा, और अगर इससे ज्यादा कर दी तो आपको ब्लू कलर नजर आएगा। ये इस तरीके से इंडिकेटर का है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर, बस ये एक दो जो है वो हम आगे काम में लेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अब देखो कि इंडिकेटर की पीएच हो गई, क्वेश्चन जो है वो इंडिकेटर पर कैसे बनते हैं हम ये देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखो इस पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि आपको ये बोला है कि इफ द pKa of an acid base indicator which is a weak acid is 5.45। ठीक है, तो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, तो उसके pKa की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5.45। फिर आपको ये बोल रखा है कि एट what concentration ratio of CH3COONA and CH3COOH, ठीक है, the indicator will shows color due to half of its ionized form and half of
इट्स नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आपको ये बोल रखा है कि pKa ऑफ CH3COOH ये गिवन है 4.74। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें इंडिकेटर को शामिल किया है साथ में। ठीक है भैया, आप देखो जरा कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप पहले समझो कि इंडिकेटर को मिलाया कैसे है। कि हमारे पास जो वो एक बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन में कौन कौन है, एक तो CH3COOH है, एक साथ में CH3COON है। अब ये चीज अंडरस्टूड है कि हम एसिड, वीक एसिड और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड बेस, या फिर वीक एसिड और साथ में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक एसिडिक बफर बनेगा। दिस इज एसिडिक बफर। तो एक हमारे पास एसिडिक बफर बन रहा है। आपको ये बोल रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए कि जो इंडिकेटर है ना वो अपना कलर शो करे। किस तरीके से कलर शो करना उसको, कि आधा कलर तो उसके आयोनाइज्ड पार्ट का हो और आधा कलर उसका नॉन आयोनाइज्ड पार्ट का हो, यानी कि आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड दोनों के बीच में जो है ना एक इंटरमीडिएट कलर होना चाहिए। तो भैया देखो कि मैं काम करता हूं, जब आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड पार्ट के बीच का इंटरमीडिएट कलर होगा, मैं चेक कर लेता हूं कि उस कंडीशन पर इंडिकेटर की पीएच कितनी होनी चाहिए, और जितनी पीएच इंडिकेटर की होनी चाहिए उतनी ही पीएच इस सॉल्यूशन की होनी चाहिए। तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो कि वो वीक एसिड इंडिकेटर है तो पीएच इंडिकेटर, पीएच ऑफ इंडिकेटर विल बी PKIN। अभी बताया था लॉग, ऊपर तो आयोनाइज्ड पार्ट, नीचे आ जाएगा नॉन आयोनाइज्ड पार्ट। इस तरीके से हमने देखा। अब भाई देखो 50% ये है, 50% ये है, तो यहां पर कितना आ जाएगा log 1 एंड द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। ठीक है, तो यहां पर pH की वैल्यू आएगी हमारे पास PKIN, और PKIN है कितना है अपने पास 5.45। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। ठीक, तो हमारे पास एक तरीके से इंडिकेटर की पीएच आ गई कि उस इंडिकेटर की पीएच जब 5.45 होगी तो वो 50-50% कलर शो करेगा। क्लियर है? अब देखना जरा, दोनों 50-50% कलर शो कर गया। अब इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.45। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की पीएच 5.45 होगी, तब इंडिकेटर की पीएच इतनी होगी, तब वो 50-50% कलर शो करेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये क्या है, ये बफर है, तो बफर के केस में हमें पीएच कितनी करनी है, सॉल्यूशन की 5.45 करनी है। और यहां पर जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली ये दे दिया कितना, बफर इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग, ऊपर तो कंसंट्रेशन आती है किसकी, सॉल्ट की, और नीचे किसकी आती है, एसिड की आती है। आपको ये कंसंट्रेशन रेशियो ही पूछा है। एक काम करता हूं, इसको जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम 75 कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज 4.75, तो यहां पर मैं 4.75 इसको कर लेता हूं, तो हमारे पास ये आ गया 5.45 माइनस 4.75 इज इक्वल टू लॉग, कितना आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है भैया जी, ये डिफरेंस जो है वो कितना आएगा अपने पास, देख लो जरा। मेरे ख्याल से 0.25 और 0.7 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 0.7 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, और भैया यहां से लॉग हटाऊंगा तो ये वैल्यू चली गई कहां, 10 की पावर में, तो मेरे पास सॉल्ट अपॉन एसिड ये आया कितना, 10 टू द पावर कितना, 0.7। ठीक, और 10 टू द पावर 0.7 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी, 5। तो भैया ये जो रेशियो है ना सॉल्ट अपॉन एसिड का, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू 5/1। कि जब इस कंसंट्रेशन रेशियो, इन दोनों का कंसंट्रेशन रेशियो कितना होगा, 5/1 होगा, तो सॉल्यूशन की पीएच 5.45 आएगी, तब जाके जो इंडिकेटर का 50-50% कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो भैया जी इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो इंडिकेटर में आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो इसी में जो है ना एक पॉइंट और आता है इंडिकेटर में, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, कि कौन से टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हमें पहले टाइट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, और टाइट्रेशन के साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिकेटर सिलेक्ट कैसे करते हैं, कि किस तरीके के इंडिकेटर के लिए कौन सा टाइट्रेशन, या किस टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर ठीक रहेगा। देखिएगा, लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का, और वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो जरा, देखो टॉपिक इज एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है भैया, टाइट्रेशन क्या होते हैं, बहुत बार अब तक हमारे बीच में इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, कि हमें क्या करवाना होता है, दो चीजों की रिएक्शन करवानी होती है। दो चीजें होती है, एक तो एनालाइट होता है, एक टाइट्रेंट होता है।
टाइट्रेंट को हम क्या करते हैं, एनालाइट में मिलाते हैं। टाइट्रेंट जो है वो जनरली नॉन सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम एनालाइट में मिलाते हैं। तो जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ऊपर तो हमारे पास क्या होगा, टाइट्रेंट होगा इस तरीके से, और ब्यूरेट है ये तो ब्यूरेट, और नीचे जो है वो हमारे पास एनालाइट होगा। ठीक है, दिस इज एनालाइट। ठीक है, और ऊपर होगा टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट जो होगा ये तो कैसा होगा, नॉन इसकी सॉल्यूशन होगी। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में जानकारी हमें होगी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमें यहां से इसका वॉल्यूम मेजर करना होता है। और एनालाइट जो है वो कैसा होता है, अननोन होता है जनरली, और यहां पर जो है हम क्या करेंगे, इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ये हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भाई जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होते ही रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब देखना जरा कि हमारे पास जो है ना, जो टाइट्रेशन हम करवाएंगे, कोई डेफिनेशन वगैरह हम यहां पर नहीं लिखने वाले हैं इसकी, क्योंकि ये हमें पता है। और जो है वो हम 4 तरीके के टाइट्रेशन जनरली देखेंगे, 4 तरीके के टाइट्रेशन हम यहां पर करवाने वाले हैं जो कि मेजर है। ठीक है, और 4 तरीके के टाइट्रेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन की, है ना। सबसे पहला अपने पास टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। आप ये समझो कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है हमारा टाइट्रेंट। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते जाएंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये मानो HCl वर्सेस NaOH, हम ये टाइट्रेशन करवाने वाले हैं। HCl और NaOH को आपस में मिक्स करने वाले हैं। अब आपको पता है कि रिएक्शन होगी HCl और NaOH की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, NaCl और H2O। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई HCl ट्रांसपेरेंट है, NaOH भी ट्रांसपेरेंट है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट, और पानी तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम जो है वो हम कितना NaOH मिलाए ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ऊपर से तो इस बार NaOH मिला रहे हैं, ये तो हमारे पास ब्यूरेट है, और यहां पर तो हमने NaOH भर रखा है, ये NaOH, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, यहां है HCl, है ना। और लगातार NaOH में क्या कर रहे हैं भैया जी, HCl हम ऐड कर रहे हैं। तो आप देखना जरा कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन में जब आपने बिल्कुल भी NaOH नहीं मिलाया था, बिल्कुल भी NaOH हमने नहीं मिलाया, तो नीचे केवल कौन होगा, HCl रहेगा। और HCl है तो नीचे pH कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी। pH कितनी होगी भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो pH क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। जैसे जैसे आप NaOH मिलाओगे, NaOH जैसे जैसे मिलाओगे तो हम बोलेंगे धीरे धीरे pH क्या होगी, इंक्रीज होगी, और धीरे धीरे एंड पॉइंट आएगा, नीचे रखा HCl धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा तो एंड पॉइंट आएगा। तो हमें यही समझना है कि एंड पॉइंट से पहले pH कितनी होगी, एंड पॉइंट पर pH कितनी होगी, और एंड पॉइंट के बाद pH किस तरीके से चेंज होगी। तो आप समझो, एक हम इसमें डेटा के साथ बात करते हैं कि इनिशियली जो है मान लो इसका जो है वो हमने 0.1 मोलर और 10 ml हमने ले रखा है। ठीक, तो HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, तो अभी pH कितनी आएगी, pH आएगी इनिशियली कितनी, 1। ठीक है, तो इसी को हम साथ साथ में एक कर्व में प्लॉट करेंगे, ग्राफ हम साथ साथ में बनाएंगे। और ये ग्राफ जो है ना, ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आगे जो है ना हम इसी ग्राफ से ही बात करेंगे। ये ग्राफ ही बताएगा आपको कि किस तरीके का इंडिकेटर जो इस टाइट्रेशन में काम में आएगा। तो ग्राफ है, एक तरफ तो है भैया जी वॉल्यूम ऑफ NaOH, और दूसरी तरफ है हमारे पास इस तरफ pH। ठीक, यहां पर 0, ठीक है, वॉल्यूम है मान लो यहां 10 ml, यहां 20 ml, 30 ml, 40, 50 इस तरीके से, और pH यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ऊपर जाने पर pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हो गया 11, 12, ये 13 और ये 14। इस तरीके से जो है वो हमारे पास ऊपर बढ़ने पर pH चेंज हो रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि सॉल्यूशन की pH NaOH मिक्स करने के साथ साथ किस तरीके से बदल रही है। अब ध्यान से देखना, एक एक डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो एट इनिशियल, है ना, इनिशियली, ठीक है, ये 0.1 और इसका कितना था, 10 ml था, है ना, और 10 ml था, और NaOH कितना है, 0 है। इनिशियली ये कितना है, 0। तो इस केस में pH कितनी है, pH है भैया इनिशियली कितनी, 1, ठीक है, क्योंकि हमने एक डेटा ले रखा है, ये कितना 0.1
और 10 ml। और जो HCl है ना NaOH, इसकी भी मोलरिटी कितनी है 0.1 है। ठीक, फिर आपने जो थोड़ी देर में मान लो 5 ml जो है वो NaCl ऐड कर दिया है ना, अगर थोड़ी देर बाद में एट टी टाइम, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो हम चेक कर ही लेते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट है ना, ये 0.1 और कितना 10, तो कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएंगे 1। ठीक, अब आपने 5 ml ऐड कर दिया तो इसकी मोलरिटी कितनी 0.1 इंटू ये कितना 5 ml ऐड कर दिया तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए कितने 0.5। और भाई 5 ml जब ऐड किया तो मुझे बताओ, इसको जो है मैं इस तरफ कर देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। तो जब आपने 5 ml ऐड कर दिया तो मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक ही रहेगा। क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन तो कब होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तो तब होगा जब दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब 5 ml ऐड किया, इसका मतलब अभी भी HCl बाकी है। और याद करो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में टोटल H+ या OH- निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहां पर H+ या OH-, यह तरीका मैंने आपको बताया था N1V1 - N2V2 डिवाइड बाय V1 + V2, यही तरीका बताया था, है ना। तो यहां पर जो है ना सेकंड केस, फर्स्ट केस तो हमने देख लिया, फर्स्ट में पीएच कितनी आएगी, यहां पर तो पीएच हमारे पास रहेगी पीएच = 1। ठीक है, सॉल्यूशन की पीएच 1। सेकंड केस में, सेकंड केस, तो सेकंड केस में आपने जो कितना मिला दिया 5 ml मिला दिया, तो एसिड ज्यादा है तो टोटल H+ में यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। मुझे बताओ N1V1 ये तो कितना है 1, जो भी ज्यादा होगा वो N1V1, ये 1, ये कितना 0.5, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 + 5 कितना 15, या 0.5 डिवाइड बाय कितना 15, तो वैल्यू है 1/30। तो कहने का मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन 3.33 इंटू 10⁻², तो पीएच आएगी 2 - log 3.33। ठीक है, और log 3.33 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हम ले लेते हैं 0.52, तो पीएच आ गई 1.48। देखो जरा कि थोड़ा सा आपने क्या कर दिया NaOH ऐड कर दिया, थोड़ा सा NaOH ऐड किया, कितना 5 ml NaOH ऐड किया, 5 ml लगभग यहां आएगा, तो पीएच हो गई 1.48 अप्रोक्सीमेटली, आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर आपने जो है वो यानी सेकंड केस में यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन की पीएच आ गई 1.48। देखो जरा जैसे जैसे NaOH मिला रहे हो पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरा, थर्ड, एट एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट जैसे ही आएगा, तो एंड पॉइंट जैसे ही आया ना, तो एंड पॉइंट जैसे ही आया तो इसका 1 और इसका 0.1 इंटू कितना मिलाना पड़ेगा 10, क्योंकि भैया इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 1 है और एंड पॉइंट लाने के लिए इसके भी टोटल 1 मिलाने पड़ेंगे, और 1 करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा 10 ml, तो यानी यहां पर भी कितना हो गया 1। और एंड पॉइंट जब आता है दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल, भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट जब इक्वल होते हैं तो पीएच कितनी बताई थी, इस केस में मैंने आपको पीएच बताई थी कितनी 7। ठीक है, तो जैसे ही आपने 10 ml ऐड कर दिया, तो भैया 10 ml ऐड करते ही हमारे पास अब पीएच के लिए अगला पॉइंट जो है वो आया कितना 7। देखो पीएच में अचानक से एक बड़ा जंप आ गया पीएच में, कि पहले 5 ml मिलाया, पहले 5 ml में तो पीएच केवल 0.48 चेंज हुई, क्योंकि ये कितना था 1.48, और फिर अगले 5 ml मिलाते अचानक से पीएच क्या हो गई, बदल गई, अचानक से पीएच कितनी आ गई, अचानक से 7 आ गई। मान लो आप 10 ml या 5 ml और मिला लेते हो, फोर्थ कंडीशन है ना, आफ्टर एंड पॉइंट, आफ्टर एंड पॉइंट। ठीक है, अब एंड पॉइंट के बाद में मान लो आपने 5 ml आप लगातार जो है वो इसमें मिलाते जा रहे हो NaOH, 5 ml NaOH और एक्स्ट्रा मिला दिए, तो इसका तो एक ही रहेगा। NaOH 5 ml मिला दिए तो इस बार जो टोटल इसका कितना हो जाएगा 15, और 15 हो जाएगा तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 1.5, के मोलरिटी 0.1 और वॉल्यूम हो गया कितना 15 ml, तो 15 ml मिलाया तो टोटल जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट 15 हो गए। तो अब इस केस में हम बोलेंगे ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ केस, फोर्थ केस। अब यहां पर क्योंकि मीडियम कैसा हो जाएगा, HCl तो पूरा न्यूट्रल हो चुका है, अब मीडियम कैसा हो जाएगा, मीडियम हो गया बेसिक, क्योंकि NaOH जो वो आपने एक्स्ट्रा मिला दिया है, और मीडियम अगर बेसिक हो गया तो हम ये बोलेंगे OH- आयन कंसंट्रेशन विल बी, अब ये N1V1 है, ये N2V2 है, तो मैं कहूंगा 1.5 - 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 15, और इसका टोटल हो गया 25, तो ये आया 1 बाय कितना 25। क्लियर है बात, तो 1/25 बोले तो 4 इंटू 10⁻², यही है, तो POH आएगी कितनी 2 - log 4 बोले तो 1.4, तो पीएच की वैल्यू आ गई कितनी, आप देखो 12.6, ये हमारे पास पीएच आ गई। यानी कि आपने जब 15 ml मिला दिया NaOH, टोटल 15 ml, तो 15 ml 5 ml और एक्स्ट्रा मिला दिया, 5 ml मिलाते ही पीएच हो गई कितने 12.6 अप्रोक्सीमेटली, इतनी बहुत बड़ा जंप आ गया पीएच में।
ठीक है, तो एक यहां पर आपको एक पॉइंट मिला। ठीक है, अब देखो कि अगर हम इन सबको मिलाएं ग्राफ को, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब आगे जो है ना, आगे क्योंकि HCl तो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो पीएच जो इस तरीके से जो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आपको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और भैया ये जो ग्राफ है ना, इसमें आप देखो कि ये एक वर्टिकल लाइन जैसा कुछ मिल रहा है, यहां से लेके यहां तक एक वर्टिकल लाइन जैसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को ये अप्रोक्सीमेटली मिलती है 3 से लेके 11 तक, 3 से लेके pH 11 तक। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ कर्व इज नॉन एज स्टिप सेक्शन, स्टिप सेक्शन ऑफ कर्व। ठीक है, ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व जो है वो ऐसा ही होता है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टिप सेक्शन ऑफ कर्व। ठीक है, और ये जो पीएच है ना, ये है 10 ml मिलाया, तो ये क्या है, दिस इज एंड पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। ठीक, अब भाई होता ये है कि जो भी इंडिकेटर, अब यार यहां कौन सा इंडिकेटर काम मिले, तो मेरे भाई जो भी इंडिकेटर इस कर्व की, जिस भी इंडिकेटर की पीएच रेंज, ये जो है वो अपने पास कहां से कहां तक होती है, मैंने कहा ना 3 से लेके 11 के आसपास होती है। एग्जैक्टली जो है वो डेटा कुछ अलग है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो 3 से 11 के आसपास होती है। और जिस भी इंडिकेटर की पीएच रेंज इस स्टीप सेक्शन के अंतर्गत आती है, इस स्टीप सेक्शन के अंदर आती है, वो इंडिकेटर आप इस तरीके के टाइट्रेशन के लिए काम में ले सकते हो। और यहां पर जो है ये है भैया पीएच ऑफ एंड पॉइंट, दिस इज पीएच ऑफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। ये जो ग्राफ आया है, ये आया है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, ऐसे ही हम हर एक, हम वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, हर एक के लिए ऐसा ग्राफ बनाएंगे। और आगे से मैं आपको जो है ना डेटा लेकर नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि भाई इसका ग्राफ जो ऐसा आता है, और डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई पीएच किस तरीके से बदल रही है, ताकि ये ग्राफ कैसे बना ये आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो जरा कि यहां पर जो है मैंने ये कहा कि ये जो टिप सेक्शन है कर्व का, जिस भी इंडिकेटर की पीएच रेंज इस टिप सेक्शन की पीएच रेंज में आती है, वो इंडिकेटर हम इस तरीके के टाइट्रेशन के लिए काम में ले सकते हैं, कोई दूसरा इंडिकेटर काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर पहले तो मैं लिख देता हूं इंडिकेटर विच pH range is in between pH range of steep section of titration curve can be used for that type of titration। ठीक है, तो भाई इस तरीके के टाइट्रेशन के लिए हम वो जो है वो इंडिकेटर काम में ले सकते हैं जिसकी पीएच रेंज कर्व के स्टीप सेक्शन के अंदर होती है। ठीक है, अब होता यह है, अच्छा एक चीज और, कि जिस इंडिकेटर की पीएच या जिस इंडिकेटर का पीकेआईएन है ना भैया जी, इस एंड पॉइंट की पीएच के आसपास होता है, वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, कि जिसका पीकेआईएन जो है ना वो एंड पॉइंट की पीएच के आसपास होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। ये भी मैं लिख देता हूं, इंडिकेटर विच पीकेआईएन इज नियर बाय टू एंड पॉइंट पीएच will be best indicator for that titration। ठीक है, तो वो बेस्ट इंडिकेटर होगा। मैंने अभी कहा था ना आपको कि भाई इंडिकेटर कैसे चूज करते हैं, कि इस टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लेंगे, तो इंडिकेटर हम ऐसे ही चूज करते हैं। हर एक कर्व में हो सकता है आपको स्टिप पार्ट मिले, ये स्टिप सेक्शन मिले, और स्टिप सेक्शन के अंदर जिसकी पीएच रेंज आएगी वो इंडिकेटर हम काम में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया यहां पर जो है ना, हम कौन कौन सा इंडिकेटर, मैंने अभी 3 इंडिकेटर के लिए पीएच रेंज बताई थी ना, आप देखो कि कौन कौन से इंडिकेटर थे हमारे पास, 3 इंडिकेटर। एक तो था फिनोफ्थलीन, ठीक, तो जैसे एग्जांपल के लिए HPH फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन के लिए मैंने आपको कहा था पीएच रेंज ये अप्रोक्सीमेटली होती है 8 से लेकर 10 तक,
और स्टिप स्टेप की पीएच रेंज कितनी है यहाँ पर 3 से लेके 11। क्या ये 8 से 10 इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फिनोफ्थलीन हम इसके लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज अप्रोक्सीमेटली मैंने कितनी बताई थी आपको? 3 से लेके 4.6 के आसपास, यही बताई थी, 3 से 4.6। तो भैया ये भी हम इसके लिए काम में ले सकते हैं क्योंकि ये कितना है? 3 से लेके 11 है। फिर एक और हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है। इसके लिए मैंने पीएच रेंज आपको बताई थी कितनी? ऑलमोस्ट 6 से लेके 7.6 तक या 7.5 तक। तो भी ये इसके बीच में आ रहा है, ये भी जो है वो हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है। होता यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए स्टिप पार्ट की पीएच रेंज जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि ऑलमोस्ट हर तरीके का इंडिकेटर काम में ले सकते हैं, कि लगभग जितने भी इंडिकेटर होते हैं ना अपने पास, उन सब के लिए जो है वो एक तरीके से पीएच रेंज जो होती है इंडिकेटर की वो 3 से लेके 11 के बीच में ही होती है। तो ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के लिए काम में ले सकते हैं। और अगर आपको पूछ रहे इन तीनों में से सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन है इस पर्पज के लिए, तो भैया इनमें से सबसे बढ़िया इंडिकेटर है ब्रोमथाइमोल ब्लू। कैसे? कि भाई इसके लिए जो पीकेआईएन है ना, पीकेआईएन, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 7। और जिस इंडिकेटर की पीएच जो है वो पीकेआईएन, जिस इंडिकेटर का पीकेआईएन जो है ना वो एंड पॉइंट की पीएच के आसपास होगा, वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट होगा। तो इस पर्पज के लिए ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ये हमारे पास है भैया जी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा टाइट्रेशन जो है ना हम वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ये हम करवाएंगे। और अब जो है वो केवल और केवल हम जो है वो इस ग्राफ की बात करेंगे और बात करेंगे कि स्टिप सेक्शन की पीएच रेंज कितनी है, क्योंकि स्टिप सेक्शन की पीएच रेंज में जो इंडिकेटर आएगा हम वही इंडिकेटर काम में ले सकते हैं, है ना। तो जो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर का पॉइंट था ना वो भी मैंने आपको यहां पर कवर करवा दिया है, बस ये ध्यान में रखना है सिलेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम टाइट्रेशन यहां पर कवर करने जा रहे हैं, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे मान लो एसिटिक एसिड में आप मिलाओगे कितना, NaOH मिलाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। तो देखना क्या सेकंड जो है ना हमारे पास ये है दूसरा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, टाइट्रेंट है, यानी हम स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से ऐड करेंगे। आप यूं समझो कि ये तो है हमारे पास ब्यूरेट, दिस इज ब्यूरेट, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम NaOH यहाँ से ऐड करेंगे, और नीचे है हमारे पास एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, CH3COOH, ठीक। अब समझना कि कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले तो रिएक्शन हम करवाते हैं, तो एसिटिक एसिड NaOH रिएक्शन होगी CH3COONA और साथ में बनेगा H2, ठीक है। तो भैया देखो ये तो हमारे पास रिएक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से NaOH मिला रहे हैं, और हमें तो यही देखना है कि टाइट्रेशन कर्व कैसे बनेगा। तो आप समझो जरा कि वही है, इधर तो है एक तरीके से pH, ठीक है, 0 से लेके 14, इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है, ये है अपने पास वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक। अब देखो कि इनिशियली आप ये देखो कि इनिशियली CH3COOH है और ये वीक एसिड है। अभी इससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था, 0.1 मोलर HCl था, तो स्ट्रॉन्ग की पीएच तो क्या होगी, कम। अब वीक एसिड है तो इसकी पीएच थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, अप्रोक्सीमेटली 3-4 इसके Ka की वैल्यू पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, और Ka पर डिपेंड करेगी पीएच। तो आप ये मान के चलो कि ये एक वीक एसिड है तो पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग से तो ज्यादा ही होगी। तो इसकी पीएच मान लो अप्रोक्सीमेटली 3-4 के आसपास है। मान लो यहां से ग्राफ जो है वो अपना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ठीक है भैया, इनिशियली हम धीरे धीरे इसमें क्या कर रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं, और धीरे धीरे NaOH मिला रहे हैं। कहने का मतलब है अभी एंड पॉइंट नहीं आया, इनिशियली है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं बिफोर एंड पॉइंट, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, बिफोर एंड पॉइंट, की एंड पॉइंट से पहले देखो क्या कंडीशन मिलेगी, बिफोर एंड पॉइंट। तो
एंड पॉइंट का मतलब तो यह है कि नीचे रखा एसिटिक एसिड कंप्लीटली क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। और एंड पॉइंट से पहले यानी कि यहां पर कुछ एसिटिक एसिड बच जाएगा और जो NaOH मिलाओगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी एंड पॉइंट से पहले दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस विल बी एक्सेसिव रिएजेंट। क्लियर है बात? तो एंड पॉइंट से पहले ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या है, एक्सेसिव रिएजेंट है। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो ये केस होता है किसका, बफर सॉल्यूशन का। तो यानी यहां पर तो हमारे पास बनेगा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कौन कौन रहेगा, सॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि ये तो पूरा खत्म, ये बच जाएगा और ये बन जाएगा, तो ये एसिडिक बफर बनेगा। और इस केस में पीएच आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 7 है ना, या पीएच इक्वल टू मैं बोलूंगा पीकेए प्लस लॉग, ऊपर तो सॉल्ट अपॉन नीचे क्या आएगा, एसिड। तो अगर आपको एंड पॉइंट से पहले पीएच पूछे किसी भी पॉइंट पर, तो आप जो है वो बफर का केस लगाओगे, बफर से जो है वो पीएच कैलकुलेट करोगे। फिर जैसे जैसे आप NaOH इसमें ऐड करोगे, NaOH जैसे जैसे ऐड करोगे, धीरे धीरे पीएच जो लगातार इंक्रीज होगी और धीरे धीरे पीएच इंक्रीज होगी, एक स्टेप आपको मिलेगा अगेन, ठीक है। और फिर जो इसके बाद में पीएच, क्योंकि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर इसके बाद पीएच जो वो 12-13 के आसपास आके वापस से ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। पहले वाला ग्राफ जो वो यहां से स्टार्ट हो रहा था, क्यों? क्योंकि एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग। अब सेकंड ग्राफ जो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि एसिड कैसा हो गया, थोड़ा वीक हो गया, तो पीएच जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर यहां पर आप देखना कि जो स्टेप है, ऑलमोस्ट इसकी पीएच जो है ना वो आपको मिलेगी लगभग 6 से लेके 9 तक, ठीक है, पीएच 6 to 9। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम एक आइडिया लेते हैं कि 6 से 9 तक जो वो अप्रोक्सीमेटली इसकी पीएच मिलती है। दिस इज स्टिप सेक्शन ऑफ कर्व, ठीक है। और वही बात कि जिस भी इंडिकेटर की पीएच रेंज इस स्टिप सेक्शन की पीएच रेंज के अंदर होती है, हम जो है वो इंडिकेटर यहां पर काम में ले सकते हैं। पीएच रेंज इससे बाहर गई तो हम इंडिकेटर वो काम में नहीं ले पाएंगे। जैसे इसके लिए हम मिथाइल ऑरेंज जो है वो काम में नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज मैंने 3 से कितनी बताई थी, 4.5 के आसपास बताई थी, तो 3 से 4.5 है, तो वो हम इसके लिए काम में नहीं ले पाएंगे। अब देखो क्या रही बात एंड पॉइंट की पीएच की, तो आप देखो एट एंड पॉइंट जैसे ही आएगा ना, तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पर आप इतना सफिशिएंट NaOH मिला चुके होंगे कि नीचे रखा एसिटिक एसिड कंप्लीटली क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। तो हमने एंड पॉइंट आते आते इतना सफिशिएंट एसिटिक एसिड मिला दिया कि ये नीचे रखा एसिटिक एसिड पूरा खत्म हो गया, और पूरा खत्म हो गया तो दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड व्हेन बोथ कंपोनेंट आर लिमिटिंग रिएजेंट देन दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। और ये जो है वो अपने पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा। और इस तरह के सॉल्ट के लिए मैंने पीएच बता रखा हाफ, 7 + हाफ pKa प्लस लॉग C। इस तरीके से आप पीएच कैलकुलेट करोगे। तो भैया देखो एंड पॉइंट पर पीएच ग्रेटर देन 7, तो आप ये बोलोगे कि एंड पॉइंट की पीएच जो है ना, पीएच ऑफ एंड पॉइंट, ये मान लो ये हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट है, दिस इज एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पर पीएच जो है ना, पीएच ऑफ एंड पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी पीएच ग्रेटर देन 7। क्योंकि सॉल्ट जो है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और इस तरीके के सॉल्ट के लिए पीएच जो है वो 7 से क्या होती है, ज्यादा ही होती है। तो ये एक तरीके से हमारे पास हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो ये उल्टा होता कि आपको जो है वो ग्राफ देता, मान लो हम इसको उल्टा कर रहे हैं, नीचे तो हमने ले रखा NaOH, नीचे है NaOH, और ऊपर से हम मिला रहे हैं CH3COH, तो भैया ये जो ग्राफ है ना ये एकदम उल्टा हो जाता। कहने का मतलब फिर इस केस में ग्राफ ऐसा होता, इधर तो आएगा हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ CH3COOH, इधर क्या आ जाएगा, pH। तो अब देखो नीचे क्या है, NaOH है, और नीचे अगर NaOH है ना तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस है, pH क्या होगी, ज्यादा होगी, 12-13 के आसपास pH होगी यहां। फिर जैसे जैसे आप एसिटिक एसिड मिलाओगे तो अब pH धीरे धीरे कम होगी, तो धीरे धीरे pH कम हुई, है ना। फिर इसके बाद में जो आपको स्टिप पार्ट मिलेगा, फिर जो वो एक पॉइंट के बाद में नीचे रखा NaOH तो पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब अगर एसिड मिलाओगे तो ऑलमोस्ट पीएच जो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों को आपस में बदल दोगे तो ग्राफ जो वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इस टाइट्रेशन के लिए कौन सा कर्व सुटेबल रहेगा, तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां से ऐसा भी आता है, देख लो, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं।
जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक कर्व दिया है, ठीक है, और इधर तो है वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहां पर कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, ये आपको 3 कर्व दिए हैं, ठीक है, और आपको ये बोला है कि ये कर्व 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूं कि द अबाउ गिवन कर्व इज फॉर एसिड Ha, एसिड Hb एंड एसिड HC, ठीक है। फिर आपको ये बोला है कि व्हाट विल बी द, इधर है pH, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ Ha, ठीक है, फिर Hb एंड HC। तो आपको Ka का ऑर्डर पूछा है, Ha, Hb और HC के लिए Ka का ऑर्डर क्या रहेगा। तो आप समझो कि Ka का ऑर्डर, अभी मैंने कहा था आपको कि इससे पहले वाले में हमने HCl ले रखा था, तो HCl की pH क्या थी, कम थी, HCl की pH बहुत कम थी। तो क्यों, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग हो ना तो ग्राफ उतना ही नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जितना वीक होगा ग्राफ उतना ही ऊपर से स्टार्ट होगा। तो मुझे बताओ कि इनमें से ये तो है भैया द अबाउ गिवन कर्व, गिवन 1 2 3 कर्व, मैं इसको 1 2 एंड 3, ठीक है, कर्व इज फॉर एसिड Ha, Hb और HC, कि भाई ये तो Ha के लिए है, ये Hb और ये HC के लिए। तो मुझे बता दो ऑर्डर ऑफ Ka क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ Ka सबसे ज्यादा Ka किसका होगा, सबसे ज्यादा Ka होगा किसका, Ha का, फिर Hb का, फिर किसका हो जाएगा, HC का। क्यों, क्योंकि एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना उसकी pH उतनी ही कम होगी। तो नीचे वाले की pH सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसके लिए जो Ha की कर्व है ना 1 1 नंबर, ये किसका है, Ha का है, तो इसके लिए Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो कि जितना वीक होता जाएगा ना एसिडिक, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी वीक होगी या जो एसिड है वो जितना वीक होता जाएगा ना, आपको इस ग्राफ में ये जो स्टिप पार्ट है, जैसे पहले वाले में स्टिप पार्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, इतना लगभग स्टिप पार्ट मिल रहा है, दूसरे वाले में जो स्टिप पार्ट इतना मिल रहा है स्टिप सेक्शन, और तीसरे वाले में ऑलमोस्ट स्टिप पार्ट जो कितना हो गया, 0 हो गया। तो एसिड जितना वीक होता है ना, ये स्टिप पार्ट कर्व का जो है उतना ही क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। और भाई इसी कंसेप्ट पर जो है वो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, और क्वेश्चन था एक्चुअल में जो बोरिक एसिड होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, और ये जो वीक एसिड है, ठीक है, इसके लिए जब टाइट्रेशन कर्व हम बनाते हैं ना, तो टाइट्रेशन कर्व में आपको जो स्टिप पार्ट है वो नहीं मिलता है, और स्टिप पार्ट नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताओ कि अगर मान लो किसी कर्व में ये स्टिप पार्ट ही नहीं है तो हम इंडिकेटर कैसे चूज करेंगे। उस केस में हम इंडिकेटर चूज थोड़ी ना कर पाएंगे कि यार ये स्ट्रिप सेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा कि वो इंडिकेटर बेस्ट होगा जिसकी पीएच रेंज इस स्ट्रिप सेक्शन की पीएच रेंज में आती है। अब यार स्ट्रिप सेक्शन मिल ही नहीं रहा है तो इंडिकेटर चूज नहीं कर पाएंगे, और भाई इंडिकेटर चूज नहीं करेंगे तो मुझे बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी हमें मिलेगी ही नहीं। तो बहुत जरूरी पॉइंट है कि भाई इंडिकेटर को सिलेक्ट करने के लिए, इंडिकेटर चूज करने के लिए कर्व में ये स्ट्रिप सेक्शन होना जरूरी है। अब हम जो है वो H3BO3 की बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखो जरा कि H3BO3 का क्या केस है। ठीक है, मैंने कहा ना कि H3BO3 एक बहुत ही वीक एसिड होता है, और H3BO3 का जब टाइट्रेशन करवाते हैं तो इसके कर्व में भी कोई स्ट्रिप पार्ट आपको मिलता ही नहीं, कोई स्ट्रिप सेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वीक है। अब इसको स्ट्रॉन्ग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अलग से रिएजेंट मिलाते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए, और स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए और कर्व में आपको एक स्ट्रिप पार्ट दिखाई दे, स्ट्रिप सेक्शन दिखाई दे, ताकि हम टाइट्रेशन बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो देखना जरा केस ऑफ H3BO3। हाँ तो भाई देखो कि जो बोरिक एसिड है उसका टाइट्रेशन हम कैसे करवाएंगे, तो यहां हम केस ऑफ बोरिक एसिड डिस्कस करने वाले हैं, केस ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो वेरी वीक एसिड होते हैं ना,
वेरी वीक एसिड का जब आप NaOH के साथ टाइट्रेशन करवाओगे, ठीक है, तो इधर तो है अपने पास वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक, और इधर है हमारे पास pH, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब इस ग्राफ में आपको पता है कि कोई भी स्ट्रिप सेक्शन है ही नहीं, और कोई स्ट्रिप सेक्शन नहीं है तो हम इंडिकेटर चूज नहीं कर सकते, और इंडिकेटर चूज नहीं कर सकते तो एग्जैक्टली कब टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है वो हमें क्या करना है, जैसे बोरिक एसिड ठीक इसी तरीके का है, तो आपको थोड़ा सा इस बोरिक एसिड को क्या करना पड़ता है, स्ट्रोंग करना पड़ता है। पहले मैं इसमें लिख देता हूं कि भाई द टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड लाइक बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड कैन नॉट बी डन accurately with NaOH because in case of very weak acid, ठीक है, the stiff section in curve is very small to accommodate the pH range, ठीक है। भैया जी देखो जरा कि होगा ये कि यहां पर जो स्ट्रिप सेक्शन है ना, बहुत ही आप ये कहो कि स्मॉल है, न के बराबर है, तो आपको स्ट्रिप सेक्शन की पीएच रेंज मिलेगी ही नहीं, और पीएच रेंज नहीं मिलेगी तो हम जो है वहां पर कोई सुटेबल इंडिकेटर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं एक चीज बता देता हूं, बोरिक एसिड होता है H3BO3, और बोरिक एसिड जो है ये कोई आरएनएस एसिड नहीं है, ये एक लुईस एसिड है। ये क्योंकि H+ रिलीज करता नहीं है, ये वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है भैया BOH4 और ये माइनस, और साथ में जो है ये H+ वाटर का H+ रिलीज करवाता है। कहने का मतलब ये है कि बोरिक एसिड कुछ इस तरीके की कंडीशन में रहता है। ये हमारे पास BOH OH और ये OH, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड, और वीक एसिड होता है। तो यहां पर जब हम करवाएंगे टाइट्रेशन तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको जो है वो, अगर यहां पर ठीक से टाइट्रेशन करवाना है तो इस बोरिक एसिड का आयोनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, और आयोनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे, वो हम इसमें कुछ सुटेबल रिएजेंट मिला के इसका आयोनाइजेशन बढ़ाएंगे, और जब आयोनाइजेशन बढ़ाएंगे तो एक तरीके से ये जो है वो स्ट्रोंग की तरह बिहेव करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर थोड़ी बढ़ गई ना तो हम जो है वो ये बोलेंगे कि फिर यहां पर आपको एक स्ट्रिप सेक्शन मिलेगा, और स्ट्रिप सेक्शन मिलने के कारण हम ये बोलेंगे कि भाई हम आसानी से जो है उसकी पीएच रेंज को डिटरमाइन कर पाएंगे, और जिससे हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा सुटेबल इंडिकेटर यहां पर टाइट्रेशन के लिए ठीक रहेगा। तो इसमें देखो हम टाइट्रेशन करवाने के लिए क्या करते हैं, आप देखो इसकी ज्योमेट्री जो है वो अभी कैसी है, टेट्राहेड्रल टाइप की है, तो सॉरी जो है वो एक तरीके से प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री है। तो क्या करेंगे कि 4 इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, सिन डाइऑल आर यूज्ड, ठीक है, लाइक सिन डाइऑल आप बोल सकते हो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, या आप ये कहो कि ग्लिसरॉल, ठीक है, या कैटेकॉल, ठीक है। ये सारे के सारे जो एक तरीके से सिंडाइल होते हैं। सैलिसिलिक एसिड भी आप यहां पर काम में ले सकते हो। तो भैया देखो जरा कि सिंडाइल जो है ना वो करते क्या है, और सिंडाइल की प्रेजेंस में किस तरीके से इसका आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखना जरा कि सिंडाइल बेसिकली क्या करेंगे ना कि हमारे पास अभी बोरिक एसिड में कंडीशन ऐसी है, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री है। अब सिंडाइल जैसे ही आप इसमें मिलाओगे, ठीक, तो सिंडाइल मिलाते ही क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो दोनों OH, सिंडाइल में क्या है 2 OH है और दोनों OH एक ही तरफ होंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही इधर भी जो है वो हमारे पास OH और ये OH,
ठीक है, दोनों OH सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहां से क्या होगा, एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ध्यान से देखो जरा, जैसे ही सिंडाइऑल मिलाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और पीछे जो है वो एक हमारे पास जो है वो यू कहो कि किलेशन बनेगा, किलेशन होगा। किलेशन का मतलब रिंग बनेगी, इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और भाई ये कंपाउंड जो है ना, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। कैसे कि भाई इधर आपने जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया मान लो, तो इथाइलिन ग्लाइकोल इस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये हमारे पास एसिड, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस, तो कॉन्जुगेटेड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और कॉन्जुगेटेड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इधर जो वो H4BO4 इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये रिएक्शन जो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो H+ आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिससे जो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि जो वीक एसिड था वो अब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो अब स्टीप सेक्शन आपको ठीक ठाक मिलेगा, उसमें एक पीएच रेंज भी आपको मिल जाएगी, और हम बोलेंगे कि पीएच रेंज मिल रही है तो एक सुटेबल इंडिकेटर हम चूज कर सकते हैं। तो आपको H3BO4 या ये जो H3BO3 होता है, इसके लिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किस तरीके के सब्सटेंस काम में लेने चाहिए, तो सिंडाइऑल काम में लेनी चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल, कैटेकोल या सैलिसिलिक एसिड भी आप काम में ले सकते हो। ये एक तरीके से हो गया भैया अपने पास बोरिक एसिड का केस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है ना, उसका टाइट्रेशन हम डायरेक्टली NaOH के साथ नहीं करवा सकते, क्योंकि टाइट्रेशन कब कंप्लीट होगा इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर देखो क्या हमारे पास 2 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक और हम देख लेते हैं। देखो जरा कि हम बात करेंगे वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, या फिर हमने अभी जस्ट देखा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया ना, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। देखो जी, क्या तीसरा है हमारे पास, थर्ड, या इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, टाइट्रेशन ऑफ इसको आप ये मानो वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं, यानी कि आप ये मान के चलो कि हमारे पास जैसे NH4OH है वर्सेस HCl इज टाइट्रेंट। ठीक है, अब इस बार हम ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, टाइट्रेंट मिलाएंगे। समझना कैसे कि कंडीशन ऐसी, उल्टा कर दिया मैंने ग्राफ, पहले हम बेस मिला रहे थे, अब हम एसिड मिलाएंगे। नीचे जो वो हमारे पास क्या है, NH4OH तो क्या है, ये है एक वीक बेस, और ऊपर से हम क्या मिला रहे हैं, ऊपर से हम HCl मिला रहे हैं, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, रिएक्शन होगी HCl और साथ में NH4OH, रिएक्शन जब होगी तो हम ये बोलेंगे NH4Cl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। ठीक, यही रिएक्शन होगी। एंड पॉइंट का मतलब यहां पर यह होगा कि नीचे रखा NH4OH कंप्लीटली क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो इस केस में सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं बिफोर एंड पॉइंट। भैया जी एंड पॉइंट से पहले आप देखो, एंड पॉइंट पर तो हम बोलेंगे नीचे रखा है NH4OH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। एंड पॉइंट से पहले इसका मतलब NH4OH बाकी है, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये एक्सेसिव रिएजेंट होगा, और फाइनल सॉल्यूशन में ये 2 चीजें होगी, NH4OH और NH4Cl। और आपको पता है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट देन दिस विल बी द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी यहां पर बोले गए बेसिक बफर बनेगा, बेसिक बफर। और बेसिक बफर के केस में POH इक्वल टू आपको बता रखा है PKB प्लस लॉग, ऊपर आएगा सॉल्ट, नीचे क्या आएगा, बेस। ये लो जी POH आ गया, तो pH आ जाएगा कितना, 14 माइनस POH। अब आप देखो ध्यान से कि इनिशियली जो है ना हमारे पास क्या है, pH बहुत ज्यादा है क्योंकि नीचे बेस है, तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको जो है वो जब ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इधर तो हमारे पास है इस बार वॉल्यूम ऑफ HCl, दिस इज वॉल्यूम ऑफ HCl, और इधर आएगा pH। तो अभी pH जो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि नीचे बेस है। pH मान लो वीक बेस है तो 11-12 के आसपास pH होगी। जैसे जैसे आप इसमें HCl मिलाओगे pH लगातार क्या होगी, कम होगी, और भैया pH लगातार कम होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको जो इस तरह के ग्राफ मिलेगा, यानी ये आप मान के चलो कि ये वाला पॉइंट जो है दिस इज एंड पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद में ग्राफ में आपको जो है वो एक इस तरीके से स्टीप सेक्शन मिलेगा। और भाई यहां पर स्टीप सेक्शन की pH रेंज जो है ना, ये होती है 3 से लेके 7 के आसपास, 3 to 7। ठीक है, और जो भी इंडिकेटर इस स्टीप सेक्शन की pH रेंज के अंदर है वो इंडिकेटर हम काम में ले सकते हैं, उसके अलावा कोई इंडिकेटर काम में नहीं आएगा।
और भाई अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो इन दोनों को, नीचे HCl ऊपर NH4OH होता, तो सेम टू सेम यही ग्राफ जैसे कि बाकी दो हमने बनाए हैं, यहां से नीचे से स्टार्ट होता और ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है ना। अब देखो कि यहां पर जो है वो एट एंड पॉइंट, अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं, है ना, तो एंड पॉइंट पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, और दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, एंड व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट देन दिस विल बी द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। यहां पर जो सॉल्ट बना ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है, तो इस केस में आपको बता रखा है पीएच क्या होगी, 7 से कम, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जैसा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है पीएच उसी के अकॉर्डिंग होती है, तो पीएच 7 से कम, 7 माइनस हाफ, यहां पर मैं बोलूंगा पीकेबी प्लस लॉग सी, ये हमारे पास क्या आएगा, एक तरीके से पीएच निकालने का फॉर्मूला। तो यहां पर मैं बोलूंगा भैया एंड पॉइंट पीएच, यहां पर जो है वो हमारे पास है एंड पॉइंट पीएच विल बी लेस देन 7, तो एंड पॉइंट की पीएच जो है वो क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी। ये एक तरीके से हमारे पास वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है। क्लियर है बात। फिर भैया एक लास्ट और देख लेते हैं हम, हमारे पास है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। वीक और वीक का टाइट्रेशन हम कैसे करवाएंगे, इसी के जैसा है, कोई अलग चीज नहीं है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। हाँ जी, फोर्थ इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। देखो जरा कि वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन हमें करवाना है कि यहां पर जो है ना हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे मान लो ऊपर से आप कोई वीक एसिड या वीक बेस मिला रहे हो, मान लो यहां से हम NH4OH मिला रहे हैं, ठीक है, और नीचे हमारे पास कोई वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक, और ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। इस बार दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वीक है। रिएक्शन जब होगी तो CH3COOH और साथ में NH4OH क्या बनेगा, CH3COO NH4 और साथ में H2, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। बिफोर एंड पॉइंट की बात करते हैं, बिफोर एंड पॉइंट, भैया एंड पॉइंट से ठीक पहले, है ना, आप देखो एंड पॉइंट आने का मतलब तो नीचे रखा एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। एंड पॉइंट से पहले आपने जो इतना सफिशिएंट NH4OH नहीं मिलाया होगा कि नीचे रखा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये एक्सेसिव रिएजेंट होगा, है ना, तो और ये कुछ बन जाएगा। तो आप देखो इन सॉल्यूशन, ठीक, हम ये बोलेंगे दो चीजें रहेगी, एक तो CH3COOH, साथ में रहेगा CH3COO NH4, और ये आयनाइज होगा COO- और ये NH4+, इस तरीके से आयनाइज होगा। और ध्यान से देखो ये और कुछ नहीं है, ये बफर ही है, दिस इज एसिडिक बफर। ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक बफर के जैसे बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि अब अगर आप इसमें और ज्यादा बेस मिलाओगे ना, थोड़ा सा और बेस मिला दिया, मान लो आपने NH4OH मिला दिया, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, तो NH4OH अगर बेस मिला दिया तो ये एसिडिक पार्ट एक्टिव हो जाएगा और बफर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पीएच चेंज नहीं होगी। अगर मान लो आप इसमें एसिड मिला देते हो, H+ मिला देते हो, तो ये पार्ट एक्टिव हो जाएगा और बफर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो भी पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि अब इसके बाद में, क्योंकि जैसे ही आप जो है वो इसमें NH4OH मिलाना स्टार्ट करते हो ना, तो तुरंत बफर एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो पीएच चेंज इतना ज्यादा होता नहीं है। और पीएच चेंज नहीं होगा तो आप ये बोलोगे कि जब ग्राफ आप बनाओगे ना, इधर तो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NH4OH और इधर है हमारे पास पीएच, क्योंकि भाई बफर बन गया है, तो आप जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे देखो धीरे धीरे NH4OH मिलाओगे, पीएच धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर ऐसा कोई स्ट्रिप सेक्शन आपको नहीं मिलेगा कि अचानक से पीएच में चेंज आए, अचानक से पीएच में चेंज आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बफर है, और बफर के केस में बहुत तेजी से पीएच चेंज नहीं होगी, बहुत ही स्लोली पीएच चेंज होगी। तो आप देखोगे कि आपको जो है ना ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ग्राफ में वास्तव में कोई स्ट्रिप सेक्शन मिलेगा ही नहीं, है ना। और अगर आप देखोगे एट एंड पॉइंट पर, तो भी आप देखो जरा कि एंड पॉइंट पर ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, तो केस हो गया कौन सा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। और ये हमारे पास वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है। इसके लिए आपको पता है कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, ये होता है भैया अपने पास 7 + ½
यहां पर आएगा pKa माइनस pKb। अब भाई देखो एंड पॉइंट पर जो है वो अब कितना भी आप इसका वॉल्यूम ऐड कर दो, तो पीएच कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करती नहीं है, पीएच चेंज बहुत ही कम होगा। तो चाहे एंड पॉइंट पर देख लो, चाहे एंड पॉइंट से पहले देख लो, चाहे एंड पॉइंट के बाद, आपको कोई स्ट्रिप सेक्शन नजर नहीं आएगा। ग्राफ में कभी भी पीएच अचानक से चेंज नहीं होगी। तो भैया इस तरीके के टाइट्रेशन जो है ना वो हम परफॉर्म नहीं करवा सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि नीचे रखा एसिटिक एसिड कब कंप्लीटली खत्म हो गया। तो इसका ठीक से जो है वो टाइट्रेशन करवाने के लिए हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन काम में लेते हैं, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके का टाइट्रेशन में हम कोई भी सुटेबल इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रिप सेक्शन ही नहीं है, तो कोई इंडिकेटर काम में नहीं आएगा। तो इस टाइट्रेशन के बारे में क्लियरली हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई, कब कंप्लीट नहीं हुई, है ना। तो ये है भैया अपने पास टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। हम एक छोटा सा पॉइंट और है वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि चैप्टर अपना पूरा हो जाए। लास्ट जो पॉइंट है ना अपने पास ये है भैया, देखो जरा कि टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 विथ NaOH। ध्यान दो जरा कि हमें H3PO4 का टाइट्रेशन पढ़ना है NaOH के साथ, ठीक है। ये इनमें से सबसे अलग है। टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 विथ NaOH, ठीक है। पेज देखो जरा कि H3PO4 को NaOH के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या हो सकता है। भाई H3PO4 जो है ना, ये आपको पता है एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, और पॉलीप्रोटिक एसिड है तो इसमें 3 एंड पॉइंट आएंगे, ठीक है। इसमें जो 3 एंड पॉइंट आपको मिलेंगे, पहला एंड पॉइंट देखो H3PO4 और साथ में NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो पहला एंड पॉइंट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा NaH2PO4 और साथ में H2O के कारण। ये फर्स्ट एंड पॉइंट पर ये वाला सॉल्ट बनेगा, ठीक है। एंड पॉइंट पर आपको पता है दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, तो ये सॉल्ट बनेगा। और मुझे बताओ ये जो सॉल्ट है ये कैसा है? ये एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है ना, एम्फोटेरिक सॉल्ट। और एम्फोटेरिक सॉल्ट की पीएच निकालना मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था एम्फोटेरिक सॉल्ट की पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या बताया था तरीका कि एसिड के जिस आयोनाइजेशन से ये बना है वो, और इसके जस्ट आगे वाले आयोनाइजेशन के pKa का एवरेज, यानी कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन से बना है तो pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसकी पीएच। फिर दूसरा एंड पॉइंट देखो कि H3PO4 और साथ में 2 NaOH, तो अब रिएक्शन होगी तो बनेगा Na2HPO4 और साथ में H2O। अब ये सेकंड एंड पॉइंट, ये है फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। ये आएगा यहां पर सेकंड एंड पॉइंट, ठीक है। और फिर थर्ड एंड पॉइंट पर देखो जरा क्या होगा, थर्ड एंड पॉइंट। तो थर्ड एंड पॉइंट पर हमारे पास जो कंडीशन ऐसी आएगी कि H3PO4 और साथ में जो है वो आएगा अपने पास 3 NaOH, और इधर जो है वो बनेगा क्या, Na3PO4 और साथ में H2O, ठीक है। और एंड पॉइंट जब आता है तो दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये अगेन क्या बन गया, एम्फोटेरिक सॉल्ट बन गया, एम्फोटेरिक सॉल्ट। और वापस से एम्फोटेरिक सॉल्ट बना है तो पीएच में कैसे निकालूंगा कि भैया जिस आयोनाइजेशन से ये बना है उसका pKa और इसके जस्ट आगे वाले का pKa का एवरेज। तो सेकंड आयोनाइजेशन से ये बना है तो मैं बोलूंगा pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाय कितना, 2। ये जो है वो सेकंड एंड पॉइंट की पीएच। थर्ड एंड पॉइंट पर देखो ये एक सॉल्ट बन रहा है, एंड पॉइंट पर हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, ये चीज आपको पता होगी। और ये कैसे आता है ये मैंने आपको डेराइव करके बता भी दिया है, तरीका भी बताया था कि जिस आयोनाइजेशन से बना है और उसके आगे वाले के pKa का एवरेज आपको लेना है। Na3PO4 याद करो, हमने जो है वो पॉलीवेलेंट कैटायन या पॉलीवेलेंट एनायन का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, तो ये ठीक वही है, पॉलीवेलेंट कैटायन पॉलीवेलेंट एनायन का हाइड्रोलाइसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है, तो इस तरीके की पीएच जो है वो आएगी 7 से ज्यादा, तो 7 प्लस हाफ। और यहां पर मैंने बताया था pKa3 प्लस log C, है ना। pKa3 लास्ट वाला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसका pKa लेना होता है, ठीक है ना। पॉलीवेलेंट जो एनायन होता है उनके हाइड्रोलाइसिस में, तो ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेशन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं इसका, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां से, तो इधर तो है हमारे पास pH, इधर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो देखो क्या नीचे हमारे पास क्या है, वीक एसिड है,
तो वीक एसिड है तो पीएच क्या होगी, लगभग 3 से 4 के आसपास होगी, पीएच यहां होगी। जैसे जैसे NaOH मिलाओगे पीएच बढ़ेगी। तो ग्राफ इसका कुछ यू आएगा भैया, पीएच धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। फिर आएगा भैया फर्स्ट एंड पॉइंट, तो ये मान लो फर्स्ट एंड पॉइंट अपने पास आ गया, दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक। फिर इसके बाद में जो है वो आप और ज्यादा NaOH मिलाओगे तो अब जो है इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर आपको मिलेगा सेकंड एंड पॉइंट, ये सेकंड एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, और फिर जो है वो थर्ड एंड पॉइंट मिलेगा। तो थर्ड एंड पॉइंट जो है वो आपको फिर अगेन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये आ जाएगा अपने पास थर्ड एंड पॉइंट, ठीक है, थर्ड एंड पॉइंट, ठीक। फर्स्ट एंड पॉइंट पर मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट एंड पॉइंट पर जो क्या बनेगा, एम्फोटेरिक सॉल्ट Na2HPO4, तो यहां पर तो हमारे पास है Na2HPO4, सॉरी NaH2PO4। सेकेंड एंड पॉइंट पर यहां पर है हमारे पास Na2HPO4, और थर्ड एंड पॉइंट पर यहां पर हमारे पास होगा Na3PO4। और इन तीनों की पीएच कैसे निकालते हैं ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो जनरली जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। मान लो यहां पर जो है वो अगर अपने पास H2CO3 होता और उसके साथ टाइट्रेशन हम करवा रहे होते NaOH की, तो वहां पर आपको कितने एंड पॉइंट मिलते, 2 एंड पॉइंट मिल जाते, है ना। एक एंड पॉइंट पर तो एम्फोटेरिक सॉल्ट मिल जाता, दूसरे पर जो है ये पॉलीवेलेंट एनाइन का हाइड्रोलाइसिस का केस हो जाता, तो वहां पर हम पीएच उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते। तो भैया ये था हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। लगभग क्या कि जितना भी कुछ पूछा जाता है आज तक या पहले प्रीवियसली जितना भी पूछा गया उतना तो हमने कर दिया है। अब आगे क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो तो देखो जेई जाने, है ना। और बाकी जो है वो आपने सिलेबस पूरा अच्छे से कवर किया होगा। फिर भी कहीं कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो आप मेरे को डाउट भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करें और जो भी डाउट है वो भेजें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपका डाउट रिप्लाई करने की, ठीक है ना। और भैया ये चैप्टर था, आप खूब प्रैक्टिस करो, इस पर खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान में रखो, और चैनल को जो है वो आप शेयर करो भैया, खूब शेयर करो, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों तक जो वो चैनल पहुंचाना है। और भैया देखो सबको फायदा होना चाहिए, केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया यहां से हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।